नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 18 अप्रैल 2022 आर्ट्स स्ट्रीम क्लास 12 का इकोनॉमिक्स पेपर था। आप सबों को पता है कि दो टर्म का पेपर एक साथ पूछा जा रहा है, टर्म 1 और दूसरा आप लोगों के समक्ष मैं दिखाना चाहूँगा टर्म 2। इसका भी वीडियो आएगा। सबसे पहले मैं टर्म 1 का वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए। आप देख सकते हैं फुल मार्क्स कितने हैं, 40 हैं। इसके लिए 1.5 घंटा समय दिया गया था और ये 40 ऑब्जेक्टिव में से बच्चों ने कितने सही किए हैं, मेरे आज के वीडियो को पूरा देख लें और अपने आंसर को मिला करके भी देख लें। इससे आप सबों को पता चल जाएगा कि कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मेरा कोशिश होगा केवल आंसर नहीं बताना, कोशिश होगा कि थोड़ा थोड़ा इसका व्याख्या भी करते चले जाए ताकि एक क्वेश्चन के आधार पर आप दूसरे का भी आकलन कर सके। जो बच्चे आज एग्जाम दिए हैं वो अपना आंसर मिलाएंगे, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं क्लास 12 का, अभी 11 में होंगे, कोई 10 में होंगे या कोई कॉम्पिटिटिव बैच के स्टूडेंट होंगे, कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे। इकोनॉमिक्स उसका मेन पेपर है, ऑनर्स इकोनॉमिक्स से किए हैं लेकिन कहीं कहीं फंसते हैं, तो वो सब स्टूडेंट भी ऐसे वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। हो सकता है कि एसएससी हो, रेलवे हो, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं। और यदि आप टेट का तैयारी करते हैं, हाई स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, +2 टीचर बनना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे लाभदायक साबित होंगे। तो मैं चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा एडम स्मिथ। क्या होगा सही आंसर इसका? एडम स्मिथ होगा। देखिएगा ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए जो भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे एक बार फिर से आप लोग जान लीजिए कि आर्ट्स का विद्यार्थी हो या साइंस का हो या कॉमर्स का विद्यार्थी हो, ठीक है, और कोई भी स्टेट बोर्ड का विद्यार्थी हो, समझ गए, चाहे झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, किसी बोर्ड का स्टूडेंट होगा, सबका इकोनॉमिक्स सिलेबस सेम है, ठीक है। तो सबको इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन है। यहां देखिए केवल जनक पूछा है। अगर आपसे पूछा जाता अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन है तो उसमें भी एडम स्मिथ ही आंसर होता है, ठीक है। एडम स्मिथ से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है। फिलहाल मैं इतना ही चर्चा कर रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा था, केवल इसमें कर दिया था कि अर्थशास्त्र के मानव कल्याण का जन्मदाता, यानी मानव के कल्याण या कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता कौन है, ऐसे पूछा था, ठीक है। एडजेक्ट लाइन नहीं बोल पा रहा हूं, आप देख लेंगे। मानव कल्याण से संबंधित परिभाषा का जन्मदाता कौन था, तो वो पूछा गया था आपको साइंस में, और आर्ट्स में पूछा है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। एक ही चीज है, इसका आंसर होगा आपका मार्शल, ठीक है। तो कल्याण संबंधी परिभाषा के जनक मार्शल हैं। और यहीं पर हम आपको चर्चा कर दें, यदि धन का पूछा जाए, धन संबंधी परिभाषा, तो इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए एडम स्मिथ। क्या देना चाहिए? एडम स्मिथ, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कल्याण संबंधी परिभाषा, तो इसका जवाब देना है आपको मार्शल, ठीक है। चयन संबंधी पूछा जाए, अक्सर पूछता है, यही सब रिपीट करते रहता है, तो उसका होगा रॉबिन्स। क्या होगा? रॉबिन्स। और विकास का पूछा जाए, जो ज्यादा नहीं पूछता है, विकास संबंधी परिभाषा पूछा जाए तो इसका होता है शैमुल्सन। लेकिन ये 4 परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है इकोनॉमिक्स का। एक धन से रिलेटेड परिभाषा है, एक कल्याण से, एक चयन से और एक विकास से, जो कि पूछते रहता है। तो यहां पर आपका कल्याण पूछ दिया है। आगे के एग्जाम में हो सकता है धन संबंधी परिभाषा किसने दिया या चयन संबंधी परिभाषा किसने दिया, ये सब पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि मेरा वीडियो आप देखे होंगे पीछे का, तो मैंने कई बार चर्चा किया है, क्लास में भी अक्सर मैं इसका चर्चा करता हूं। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भाई भूमि उत्पत्ति का साधन है, श्रम भी उत्पत्ति के साधन है, पूंजी भी उत्पत्ति के साधन है, मुद्रा नहीं है। उत्पादन करना है तो मुद्रा यानी 500 का नोट, 1000 का नोट वहां पर नहीं लगाते हैं।
500 1000 से हम पूंजी की व्यवस्था करते, तरह तरह के मशीन है और भी तरह के, जैसे जमीन है, बिल्डिंग है, ये सब हम तैयार करते हैं तो वो पूंजी कहलाता है। ठीक है, मेनली मशीनरी हम पैसे से व्यवस्था करते हैं। तो पूंजी जो है उत्पादन के साधन है, श्रम भी उत्पादन के साधन है, भूमि भी उत्पादन के साधन है, मुद्रा उत्पादन के साधन नहीं है। यहीं पर फिर आगे कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि भूमि के बदले जो भुगतान होता है लोगों को वो क्या होता है, तो इसमें लगान दिया जाता है। भूमि को क्या दिया जाता है? लगान। श्रम को क्या दिया जाता है? मजदूरी। और पूंजी को क्या दिया जाता है? ब्याज। ठीक है, मुद्रा यहां पर कहीं साधन में नहीं आता है, इसलिए यही है उत्पत्ति के साधन नहीं है, बाकी तीनों उत्पत्ति के साधन है। क्वेश्चन नंबर हम 4 में आते हैं। अर्थव्यवस्था की कौन केंद्रीय समस्या है? अर्थव्यवस्था की कौन सी समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो साधनों का आवंटन ये है। इसी समस्या में आता है 3 ठो, क्या की समस्या, कैसे की समस्या और किसके लिए। ठीक है, ये 3 जो केंद्रीय समस्या है ये साधनों के आवंटन में ही आता है। फिर है साधनों कुशलतम उपयोग की समस्या और आर्थिक विकास। ये तीनों क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है, इसलिए इसका होगा इनमें से सभी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। जो भी विद्यार्थी आगे अगले वर्ष देंगे, 12 का एग्जाम देंगे या और भी किसी प्रकार का एग्जाम देंगे जिसमें इकोनॉमिक्स का कुछ क्वेश्चन आएगा, तो उन लोगों को ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? भाई पूंजीवादी में सरकार लेती है, इसमें जो भी निर्णय लेती है कौन लेती है? सरकार लेती है। ठीक है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें कौन निर्णय लेता है? कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है पूंजीवादी में। तो ये आपका सही आंसर होगा। समझ गए? समाजवादी में सरकार अपना अनुभव के आधार पर देख लेती है चीजों का क्या रेट होना चाहिए, सरकार तय करती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग देख लेता है मांग कैसा हो रहा है चीज का, उसका पूर्ति कैसा हो रहा है। जैसा मांग होगा पूर्ति होगा वैसा ही रेट होगा। समझ गए? मांग ज्यादा होगा तो कीमत ज्यादा होगा, यदि पूर्ति ज्यादा होगा तो कीमत कम होगा। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये वाला समीकरण चलता है। तो इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का रहता है, सरकार भी कहीं कहीं निर्णय लेती है, कहीं कहीं लोग अपने मन पर, यानी जो मांग और पूर्ति है देख लेता है, जैसा मांग है पूर्ति है वैसा ही डिसीजन लेता है कीमत को तय करने में। ये क्वेश्चन पता नहीं क्या इसमें है, ये हमको लगता है कि जितना भी एग्जाम होता है बोर्ड का, समझ गए, उसमें 90% हर बार चांस रहता है पूछने का। इसलिए कोई भी विद्यार्थी हो इसको जरूर करें। उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है, तो इसका होगा उत्पादन संभावना वक्र। फिर एक गॉसेन का प्रथम नियम क्या है? ठीक है, मांग का नियम तो नहीं होगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ये इसका सही आंसर होगा। ये गॉसेन का पहला नियम है, ये फर्स्ट लॉ है गॉसेन का। ठीक है, और ये वाला सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ गॉसेन का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसको घटती सीमांत उपयोगिता नियम भी कहते हैं। और सेकेंड लॉ है समसीमांत उपयोगिता नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? इसका सही आंसर होगा 0। कितना बार बताए कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बारे में? यहां पर भी बताने का बता दें, लेकिन ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जैसे कोई ग्राफ बनाएंगे आप, MU आपका घटेगा, समझ गए? यहां से लेते सटाइएगा नहीं, Y कुछ नहीं सटाइएगा, यहां से लीजिए, TU बढ़ेगा। जब ये MU आपका इस लाइन को टच करे, X को टच करे, ठीक है, X को टच करे, तो इसका मतलब MU यहां पर क्या हो गया? 1 मिनट, फट रहा है, मैं इसको यहां पर बना के दिखाता हूं। MU को घटा दीजिए, ये हो गया MU। जहां पर इस लाइन को टच किया है वहां MU हो गया 0। TU बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब तक कि MU 0 नहीं होता। तो यहां पर 0 हुआ, यहां पर TU मैक्सिमम पॉइंट पर रहेगा, तो फिर TU यहां से घटने लगा। तो MU जहां पर 0 है, MU यहां पर 0 है, तो TU यहां पर क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम TU। तो जब क्वेश्चन क्या है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगा? तो 0 होगा। क्लियर? जब तक सीमांत उपयोगिता घटेगी
कुल उपयोगिता बढ़ेगी यानी टीयू बढ़ेगी। जैसे सीमांत उपयोगिता इस लाइन को एक्स एक्सिस को क्रॉस करके नीचे आएगा यानी नेगेटिव हो गया, इधर एमयू क्या हो गया नेगेटिव और इधर एमयू क्या है पॉजिटिव। तो जब तक एमयू पॉजिटिव है तब तक टीयू बढ़ेगा, जैसे एमयू नेगेटिव होगा टीयू भी घटने लगेगा, जहां एमयू जीरो रहेगा वहां पर टीयू मैक्सिमम होगा। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ रहा है, स्लोप ऑफ बजट लाइन यानी कीमत रेखा या बजट एक ही चीज है, कीमत रेखा कहें बजट रेखा कहें आय रेखा कहें एक ही है। इसका ढाल कैसा होता है, तो माइनस पी एक्स बटे पी वाई इसका ढाल होता है, ऐसा होता है बजट रेखा। ठीक है, इधर आप वाई गुड्स को ले सकते हैं, इधर एक्स गुड्स को ले सकते हैं। ठीक है, और ये आप कोई नाम दे दीजिए आर एस, ये बजट लाइन है, समझ गए। तो इसका स्लोप क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन से इधर आपका कीमत होगा एक्स का, इधर कीमत होगा वाई यानी माइनस पी एक्स बटे माइनस पी वाई, यानी माइनस का जो साइन है ना वो केवल जो स्लोप नेगेटिव है उसके लिए है, बाकी पी एक्स बटे पी वाई इसका आएगा। चलिए, तो ये वाला भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया। नंबर 10 में आते हैं, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया, ये साइंस में भी पूछा है, फिर से रिपीट कर दिया, हिग्स और एलन। ठीक है, क्रमवाचक का कौन है, हिग्स और एलन, और एक होता है गणनावाचक, गणनावाचक उसका है मार्शल, गणनावाचक का मार्शल जिसको कहते हैं कार्डिनल, कार्डिनल अप्रोच का है मार्शल, और ये क्रमवाचक है यानी ऑर्डिनल अप्रोच है, ये किसका है, हिग्स और एलन का है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हराफ नियम के प्रतिपादक, ये फिर से आ गया, पहले भी था क्या, शायद कंफ्यूजन हो। सीमांत उपयोगिता हराफ नियम का प्रतिपादक, सीमांत उपयोगिता हराफ नियम किसका है, गॉसेन का, समझ गए। हाँ, वो जो था फर्स्ट लॉ, हमको लगा कि क्वेश्चन तो अभी तुरंत पढ़े हैं, आप देखेंगे यहाँ पर गॉसेन का पहला नियम क्या लिखे थे, सीमांत उपयोगिता हराफ नियम। तो हम जान जाएंगे गॉसेन का ये पहला नियम है, तो इसका मतलब इस नियम का प्रतिपादक कौन होगा, गॉसेन ही होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर आपको गॉसेन पकड़ना चाहिए। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को भी पकड़ने की कोशिश होनी चाहिए। तो ये हो गया गॉसेन इसका सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, मांग वक्र की सामान्यतः ढाल होती है, मांग वक्र होता कैसा है जी, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऐसा मांग वक्र होता है, तो इसका ऋणात्मक ढाल है, और ये लेफ्ट है नहीं, वाई एक्सिस की ओर लेफ्ट होगा, एक्स एक्सिस की ओर राइट होगा। तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की ओर आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखिए ऊपर से नीचे कहाँ है, ये तो ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर तो नहीं है, ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर यहाँ पर है। देखिए वाई एक्सिस तरफ बायां है, एक्स एक्सिस की ओर क्या है, दायां है, तो क्या आ रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, और ये क्यों हुआ इसका नेगेटिव ढाल, क्योंकि कीमत अधिक होता है तो मांग कम होता है। फिर मांग फलन को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो मांग देखिए किस पर निर्भर करता है, कीमत पर, मेनली कीमत पर। तो ये डी एक्स हो गया एक्स वस्तु की मांग, एफ हो गया फलन, और पी एक्स हो गया एक्स वस्तु की कीमत, यानी एक्स वस्तु की मांग किसका फलन है, एक्स वस्तु की कीमत का। तो सही आंसर इसका होगा 3। ठीक है, ऐसे मांग कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम डी एक्स इजकल टू लिखते हैं फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी आर, टी ई, पी वाई, वाई डी, ये सब पर मांग निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर एक तो मिल रहा है ना, पी एक्स तो मिल रहा है ना, डी एक्स इजकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, चूंकि एक्स वस्तु की मांग मुख्यतः या प्रमुखता के साथ अगर बात किया जाए तो एक्स वस्तु की मांग किस पर निर्भर करेगा, एक्स वस्तु की कीमत पर। बाकी चीज़ें भी है, आगे इसका चर्चा किसी वीडियो में आपके साथ कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग, गिफिन वस्तु जिसको घटिया वस्तु भी कहते हैं, बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है इसका। लोगों को लगता है खराब वस्तु है तो अधिक कीमत होगा तो क्यों लोग इसको खरीदेगा, लेकिन सच्चाई है कि घटिया वस्तु यानी गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ेगी, मूल्य वृद्धि होगी तो इसकी मांग भी बढ़ेगी। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देखे होंगे, इससे रिलेटेड भी वीडियो है और मैंने क्लास में भी कई बार इसका चर्चा किया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाया है, तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं, मांग में कमी के क्या कारण है। देखिए अभी चर्चा कर रहे थे, ये सब पर मांग निर्भर करता है ना। आय लिखा हुआ, आय में कमी, यही है वाई जो लिखा हुआ है वो आय के बारे में है।
क्रेताओं की संख्या में कमी, ये भी होगा, ये होगा पॉपुलेशन, पी से लिखा हुआ ना पॉपुलेशन। फिर है उपभोक्ता की रुचि में कमी, ये टी है, टी फॉर टेस्ट, यानी उपभोक्ता की टेस्ट, पसंद। तो कई चीज़ों पर मांग निर्भर करता है, ये सब में कमी आएगा, इस सब में कमी आएगा, इस सब में कमी आएगा, तो मांग में कमी आएगी। वृद्धि रहता मांग में वृद्धि, तो सब में वृद्धि होना चाहिए था। तो यहाँ पर है मांग में कमी के क्या कारण है, तो ये भी है, ये भी ये है, ये इसका मतलब इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। फिर है मांग की लोच। भाई मांग का नियम गुणात्मक कथन है और मांग की लोच मात्रात्मक कथन है, इसमें मात्रात्मक मारेंगे। हालांकि जब जब दिया रहता है ऑप्शन में 1 और 2 इस तरह का दिया रहता है, ए और बी दोनों सही, इस तरह का अगर रहता है तो वही ज़्यादा करके आंसर सही हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं हो पाया। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी इसको मारे हैं गलत हो गया। ये जो है मांग का है, मांग का नियम, मांग का नियम जो होता है लॉ ऑफ डिमांड, वो गुणात्मक कथन है, जबकि मांग की लोच क्या है, मात्रात्मक कथन है। समझ गए? इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विलासिता वस्तु की मांग होती है। 3 तरह की वस्तु हम बताते हैं, ठीक है। एक आवश्यक वस्तु, एक आवश्यक वस्तु, एक बताते हैं आरामदायक वस्तु, आरामदायक वस्तु, ठीक है, और एक बताते हैं विलासिता वस्तु, विलासिता वस्तु। तो ये जो आरामदायक वस्तु है इसका बेलोचदार होगा। समझ गए? इस ऑप्शन की ओर अगर चले तो इसका क्या होना चाहिए, बेलोचदार। और आरामदायक वस्तु की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा लोचदार। समझ गए? अब विलासिता वस्तु की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, अत्यधिक लोचदार। तो यहाँ विलासिता वस्तु पूछा है, इसका सही आंसर होगा अत्यधिक लोचदार, यानी 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु की मांग अभी बताए, जो आवश्यक वस्तु होगा उसका मांग क्या होगा, बेलोचदार। ठीक है, तो बेलोचदार, यहाँ 0 दिया, असीमित दिया, इकाई से अधिक दिया, इकाई से कम दिया, दिया ना। तो एक चीज होता है कभी कभी, ईडी इजकल टू जो 0 होता है उसको भी, यानी जब 0 होगा उसको भी बेलोचदार में रखते हैं, और कभी ईडी लेस देन 1 होगा, ईडी लेस देन 1 होगा तो वहाँ पर भी हम ये इकाई से कम, यानी कि ये जो ईडी बराबर 0 है ये और ईडी लेस देन 1, ये दोनों का आंसर बड़ा नज़दीक का होता है। समझ गए? लेकिन फिर भी जब आवश्यक वस्तु में 0 दिया हुआ रहे, यानी ईडी बराबर 0 रहे, तो आपको इसी को मारना चाहिए। ये नहीं रहता ऑप्शन में तब आप 4 में आ सकते थे, यानी इसके नियरेस्ट ये होगा। समझे? ये बिल्कुल दूर दूर तक होने की संभावना नहीं है। तो आवश्यक वस्तु की मांग 0 होगी, ये ऑप्शन नहीं होता तो आप ये इसको मारते। अगले क्वेश्चन में आते हैं। उत्पादन फलन व्यक्त करता है, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। उत्पादन फलन व्यक्त करता है। भाई उत्पादन करेंगे किसी वस्तु का तो वो डिपेंड करेगा किस पर, इस वस्तु के उत्पादन में प्रयोग होने वाले साधन पर। समझ गए? साधन में क्या आ सकता है, भूमि, मजदूर, यही सब साधन है, पूंजी, साहसी, ये सब उत्पादन के साधन है। ये जितना ज़्यादा होगा इसमें अलग से भी आप कर सकते हैं, जैसे पूंजी है तो इसमें मशीनरी को रखते हैं, बहुत सारा चीज़ में कर सकते हैं। इस यहाँ तक कि रॉ मटेरियल वगैरह भी आप स्टॉक करके रखते हैं तो उसमें भी पूंजी लग गया, ये सब में आता है। अब इसी के लिए भूमि के लिए हो सकता है ए आप दिखा दें, मजदूर के लिए बी दिखा दें, मान लिए किसी को। तो एक्स वस्तु का उत्पादन डिपेंड करेगा एक्स के साधन पर। ये सब क्या है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन के क्या है, साधन है। तो इसका सही आंसर होगा 2। समझ गए? इधर आपको फंसना नहीं है। निम्न में कौन उत्पत्ति के साधन नहीं है, फिर से पूछ दिया। मुद्रा, ये पीछे भी पूछा है, फिर पूछ दिया है। आगे बढ़ते हैं। परिवर्तनशील अनुपात नियम उत्पादन में 2 है। एक परिवर्तनशील अनुपात नियम है जिसको साधन का नियम भी कहते हैं, साधन के प्रतिफल, साधन के प्रतिफल। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपात नियम और साधन के प्रतिफल एक ही है। और दूसरा है पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल। ये 2 तरह का नियम है उत्पादन में। ये नियम दीर्घकाल में चलता है जहाँ सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, और ये वाला अल्पकाल में चलता है जहाँ पर कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1।
ठीक है। परिवर्तनशील साधन, जिसमें कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? अल्पकाल में। और पैमाने के प्रतिफल में पैमाने के प्रतिफल नियम किस में पाया जाता है? दीर्घकाल में, जिसमें सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर बढ़ता जाता है। इसका सही आंसर होगा बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, ये सब रटने का चीज़ नहीं है, जो पढ़े होंगे ध्यान से इसका सही जवाब दिए होंगे। जैसे मान लेते हैं कि स्थिर, ये जो है स्थिर, यहाँ मेंशन किया है स्थिर लागत, ये जो स्थिर लागत है इसी को हम कहते हैं TFC, समझ गए। और ये कुल लागत जो है इसको कहते हैं TC। तो जब उत्पादन करोगे, जैसे Q है 0 1 2 3 और TC आपका 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, ऐसे है। और इसमें कुछ TFC ले लीजिए, यानी स्थिर लागत TFC, तो वो कितना मानते हैं? 10 है, तो 10 10 ही रह जाएगा। और शुरू में जब जिसमें उत्पादन 0 होगा उसमें जितना टोटल कॉस्ट होगा वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा। तो अब देखो, ये तो फिक्स है ना, और ये बढ़ रहा है ना, तो दोनों का अंतर भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर कोई अंतर नहीं, यहाँ 5 का अंतर हुआ, यहाँ पर 15 का अंतर हुआ, यहाँ 20 का अंतर हुआ, तो अंतर बढ़ रहा है ना। इसका जो फिगर बनाएंगे वो इस प्रकार, ये ऐसा हो जाएगा TFC, और जहाँ से TFC शुरू हुआ वहीं से TC है जो कि बढ़ रहा है, तो TC ऐसे हो जाएगा। तो देखिए, इधर आपका उत्पादन होगा, एक उत्पादन करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, उत्पादन के साधन क्वांटिटी बढ़ता जाएगा। और इधर आपका है कॉस्ट, तो कॉस्ट तो TFC जो है वो तो फिक्स है, लेकिन टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन सही है? तो इसका बेसिक जान लीजिएगा, TC बराबर होता है TFC प्लस TVC, समझ गए। TC बराबर TFC प्लस P, ये स्थिर साधन पर खर्च, ये परिवर्तनशील साधन पर खर्च, दोनों तरफ खर्च जोड़ दीजिए, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। अब ये अगर यहाँ पर क्या है, इस तरह का कहीं है? कहीं नहीं है। TFC प्लस TVC कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन हम कहते हैं यहाँ पर TVC दिख रहा है, अगर हमको TVC निकालना हो इसी फार्मूला से TVC निकालना हो, तो ये टोटल जो कॉस्ट है TC, उसमें से माइनस कर सकते हैं ना TFC को। किसको माइनस कर सकते हैं? TFC को। टोटल कॉस्ट बराबर TFC प्लस TVC। हमको TVC निकालना हो तो TVC बराबर TC माइनस TFC कर सकते हैं ना, TC माइनस TFC, TC माइनस TFC, फिर से गंदा हो गया TFC। तो इसका सही आंसर होगा 1। उसके बाद है, हिंदी में ही आते हैं, उत्पादन की 5 इकाइयों का औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत को हम AFC कहते हैं। क्या कहते हैं? AFC। यहाँ पर आपको इंग्लिश में सेम लिखा हुआ है, देखिए, औसत स्थिर लागत, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, ये क्या हो गया? AFC। उसके बाद क्या है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या हो गया? ABC, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? एवरेज कॉस्ट। क्या पूछ रहा है? AC। तो यहाँ पर आपका ये हो गया AFC, और ये हो गया आपका औसत परिवर्तनशील लागत, क्या हो गया? ABC हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है औसत लागत यानी AC। हमको पता है भाई TC बराबर TFC प्लस क्या होता है? TVC होता है। तो उसी तरह से AC बराबर AFC प्लस क्या होता है? ABC होता है। कैसे निकलेगा? तो इसको भी Q से भाग दे दीजिए, या इन दोनों को भी Q से भाग दे दीजिए, सब फॉर्मूला आ जाएगा। TC बाई Q कीजिएगा, AC निकल जाएगा। TFC बाई Q करिएगा, AFC हो जाएगा। TVC बाई Q करिएगा तो आपका ABC निकल जाएगा। तो अब देखिए, AFC आपका दिया हुआ है 20 और ABC कितना दिया हुआ है? 40। AFC 20, ABC 40, जोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 60, यानी इसका आंसर 4 होगा। फिर है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? अक्सर हर एग्जाम में पूछने वाला चीज है ये, समझ गए। तो 2 है, एक तो MR बराबर MC हो, और साथ ही साथ MC MR को नीचे से काटे। केवल इसको इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि 2 जगह ऐसा आता है जहां पर दोनों बराबर होता है, इसलिए ये भी होना सही है, जरूरी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3। मत देखिए 1 और 2 दिया है, इस तरह का आंसर ज़्यादा सही होता है। संयोग से वहाँ पर वो क्वेश्चन में नहीं हुआ,
तो फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो जहां पर एम आर बराबर एम सी होगा और साथ ही एम सी एम आर को नीचे से काटे। इसको एक फिगर से भी आप देख सकते हैं। ये होता है आपका एम आर और ये हुआ एम सी। तो एम सी ने एम आर को यहाँ पर काटा, नीचे से भी काट रहा है, इसलिए यहाँ पर जो मात्रा होगा वो संतुलन मात्रा होगा। ठीक है, अब आते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में। ए आर बराबर एम आर, ए आर ग्रेटर देन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक पूर्ण प्रतियोगिता ही है, पूर्ण प्रतियोगिता ही है जिसमें, समझ गए, क्या होता है, एम आर बराबर ए आर होता है और किसी बाजार में नहीं होता है। बाकी जितना बाजार पूछे सब में आपका एम आर जो होगा वो छोटा होगा ए आर से। केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही है जिसमें क्या होता है, एम आर बराबर ए आर होता है। बाकी जितना बाजार हो, एकाधिकार हो, एकाधिकारी हो, अल्पाधिकार हो, और क्या कहते, एकाधिकार हुआ, अल्पाधिकार हो गया, द्वैधिकार हो गया और एकाधिकारिक हो गया, तो ये सभी बाजार में क्या होता है, एम आर ए आर से छोटा होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में एम आर बराबर ए आर होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्यों होता है एम आर बराबर ए आर पूर्ण प्रतियोगिता में? क्योंकि इसमें कीमत समान होता है। आगे चर्चा करेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? अभी हम बताए ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही होता है जिसमें कीमत समान होता है। जैसे देखिए, कीमत आप ले लीजिए 10 टका, तो 10 का 10 ही रह जाएगा, समझ गए। इसी पर एक सामान भी बिक सकता है, 2 भी बिक सकता है, 3 भी बिक सकता है। ऐसा हुआ तो इसमें जो टी आर निकलेगा वो 10 से कहीं 10 गुना कर दीजिएगा, पी इंटू क्यू, टी आर निकल जाएगा, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30। अब निकाल के देखिए इसमें एम आर को क्या निकलेगा, शुरू में 10 है, 10 ही रहेगा, 10 से 20 कितना बढ़ा, फिर 10, फिर 10। इसी में फिर ए आर निकाल लीजिए। एक सामान पर कितना कमा रहे हैं, 10, तो यानी एक सामान पर 10 ही होगा। फिर 2 सामान पर 20 कमा रहे हैं, यानी एक सामान से कितना कमाए, 10। 3 सामान से 30 कमा रहे हैं, एक सामान पर कितना कमा रहे हैं, फिर 10। ये जो निकालिएगा ए आर, जो निकालिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, उधर लिखने में फट रहा है। ए आर बराबर टी आर बाई क्यू होता है, और एम आर निकालते होंगे तो एम आर बराबर होता है डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू। उतना नहीं, डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू अगर करना हो तो सीधे देखिएगा कि शुरू में 10 है टी आर, तो 10 लिखेंगे, 10 से 20 10 बढ़ा, 10 से 20 से 30 फिर 10 बढ़ा, समझ गए। तो देखिए एम आर ए आर सेम है, और जो पी होगा वही ए आर भी होगा। तो किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है? इसका जब फिगर बनाएंगे तो बताइए, इधर हम क्वांटिटी ले लेंगे ना, और इधर आप रेवेन्यू लीजिए या प्राइस लीजिए, तो ये एम आर और ए आर हो गया। एम आर भी और ए आर भी दोनों क्या होगा, एक्स के पैरेलल होगा, समझ गए। यानी 10 रुपया निकलेगा ए आर, तो वो एक सामान पर भी निकलेगा, 2 सामान पर भी निकलेगा, 3 सामान पर, जितना भी सामान हो। देखिए सामान 1 है तो भी ए आर 10, 2 है तो भी 10, 3 है तो भी 10। संयोग से इसमें एम आर भी बराबर है। और जितना ए आर होता है पी, एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए आर ऑलवेज इक्वल टू पी। एक सामान से उतनी ही रेवेन्यू आती है जितना एक सामान का कीमत होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किस बाजार में ए आर एक्स के पैरेलल होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। और बाकी बाजार जो होगा उसमें ऊपर से नीचे गिरेगा। कोई और बाजार होगा तो उसमें एम आर सबसे नीचे होगा, उसके थोड़ा सा ऊपर ए आर होगा। इसलिए तो बोल रहे हैं बाकी बाजार में क्या होता है, ए आर का वैल्यू एम आर से बड़ा होता है पूर्ण प्रतियोगिता को छोड़ करके। अब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, यानी इस बाजार में केवल ये कंडीशन है जहां पर एम आर बराबर ए आर होता है। फर्म संतुलन की अंतिम दशा, एमसी वक्र एम आर को नीचे से काटे, यही है। ये 1 और 2 दोनों कभी ऊपर से नहीं काटेगा। अभी हम देखिए फिगर बना के दिखाएं, ये एमसी देखिए ऊपर से यहां पर काट रहा है एम आर को, तो यहां भी एम आर बराबर एमसी है, समझ गए। और यहां भी एम आर बराबर एमसी है, लेकिन यहां ऊपर से काट रहा है, वहां पर संतुलन में नहीं होंगे। जहां नीचे से काटेगा वहां पर संतुलन होंगे। यानी कि इसका जो जवाब होगा ये नहीं होगा, ये वाला होगा, एमसी वक्र एम आर को नीचे से काटे। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक, कौन कौन चीज पर वस्तु की पूर्ति निर्भर करती है? कीमत पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, इस पर भी करेगा, इनमें से सभी। पूर्ति जो होता है ना, एस एक्स इजिकल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी वस्तु की कीमत, पी आर संबंधित वस्तु की कीमत, उसके बाद
पी एफ उत्पादन के साधन की कीमत, टी से टेक्नोलॉजी, एन से फर्मों की संख्या, जी से फर्मों का गोल, जी से फर्मों का सरकार का उद्देश्य। ये सभी पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें पी एक्स हो गया वस्तु की कीमत, उसके बाद पी आर हो, ये वाला पी आर हो गया संबंधित वस्तु की कीमत यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके बाद पी एफ हो गया उत्पादन के साधनों की कीमत। बाकी तीन अभी देवो ने किया है, तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ये सभी है जो वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट कर दिया, पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है, तो इसका सही जवाब होगा जेबी से। ये साइंस वाले को भी पूछा है 5 अप्रैल को जो हुआ था। और देखिए ये टर्म 1 का जो एग्जाम हो रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, टर्म 1 का जो एग्जाम हो रहा है वो माइक्रो का हो रहा है, यानी पार्ट ए का, पार्ट ए जो है उसका हो रहा है जी। जबकि टर्म 2 जो होता है, टर्म 2 जो हो रहा है वो हो रहा है आपका पार्ट बी का, मैक्रो का। तो ये क्वेश्चन मैक्रो में है, समझ गए, ये क्वेश्चन मैक्रो में है। साइंस वाले विद्यार्थी भी पछताते होंगे, हमारा मॉडल सेट तैयार था अपना जो बनाए थे टेस्ट के लिए, वो सब में ये सब क्वेश्चन दिया हुआ था, टेस्ट नहीं दिया, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन इसका सही आंसर जेबी से होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ई बराबर जीरो, ई बराबर जीरो यानी पूर्णतः बेलोचदार। देखिए पूर्णतः बेलोचदार ये होगा, 5 श्रेणी तो है जी, एक ई एस है, ई एस बराबर जीरो पूर्णतः बेलोचदार, ई एस बराबर इन्फिनिटी, ई एस बराबर इन्फिनिटी पूर्णतः लोचदार, ई एस ग्रेटर देन 1 पूर्ण अधिक लोचदार, ई एस इक्वल टू 1 सम लोचदार, ई एस लेस देन 1 कम लोचदार। ये हो गया पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, ये पूर्णतः लोचदार, ये अधिक लोचदार, ये सम लोचदार और ये कम लोचदार। तो यहां पर है ई एस बराबर जीरो, तो क्या हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार, इसका सही आंसर। ये वाला में थोड़ा सा विद्यार्थी फंस गया होगा, क्योंकि जनरली हम लोग जो जानते हैं वो ये जानते हैं कि ई एस बराबर जो होता है वो डेल्टा क्यू, चूंकि पूर्ति से संबंधित है क्यू एस लगा सकते हैं, बटे डेल्टा पी, डेल्टा क्यू एस बटे डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू एस। ये हम लोग जनरली जान सकते हैं, बड़ी है क्यू तो बड़ी क्यू दे दीजिए, बड़ी क्यू दे दीजिए, ये जान रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहीं फार्मूला में नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो फार्मूला होता है वो लिखते हैं पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन, पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को आगे हम अरेंज कर रहे हैं पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन को, तो लिखेंगे डेल्टा क्यू एस बटे क्यू एस, डेल्टा क्यू एस बटे क्यू एस, क्यू एस नहीं भी एस नहीं भी लगाएं तो केवल क्यू भी लिखेंगे तो चलेगा, बटे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को जो लिखेंगे उसको लिखेंगे डेल्टा पी बटे पी। इसी को अरेंज कीजिए डेल्टा क्यू एस बटे क्यू, आज चूंकि बटे में था इसको उलट दीजिए, इनटू में लाइएगा तो पी ऊपर चला गया, नीचे आ गया डेल्टा पी, देखिए आ गया ये फॉर्म में, या ये जो है डेल्टा क्यू एस बटे क्यू, इधर बटे फिर करेंगे डेल्टा पी बटे पी, ये फॉर्म में आया। फिर इसको और आगे अरेंज कीजिएगा तो डेल्टा क्यू एस बटे डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, जो कॉमन फार्मूला है उस पर आ गया। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन, बाजार की क्या विशेषता है, तो सब है, क्षेत्र भी होना चाहिए, क्षेत्र भी होना चाहिए, क्रेताओं की संख्या भी होनी चाहिए, विक्रेताओं की भी संख्या होनी चाहिए, वस्तु का एक मूल्य भी होना चाहिए, यानी इनमें से सभी। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, AR भी स्थिर रहता है, MR भी स्थिर रहता है। अभी हम आपको बना करके दिखाए थे, एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए MR AR सेम है ना, अभी इसकी चर्चा की है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR AR सब क्या होता है, स्थिर रहता है। किस बाजार में MR AR समान होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी 34 का क्या होगा, 1 और 2 दोनों। पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR दोनों क्या होता है, सेम होता है, MR इक्वल टू AR, स्थिर रहेगा।
35 नंबर में आते हैं। कौन पूर्ण प्रतियोगिता विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, ये भी विशेषता है। वस्तु की एकरूपता होती है, ये भी विशेषता है। बाजार का पूर्ण ज्ञान, ये भी विशेषता है। ये नहीं है। ये वाला विशेषता जो होता है एकाधिकारी बाजार का है, जो सिलेबस से बाहर कर दिया गया था, इसलिए उससे क्वेश्चन नहीं पूछा। ये जैक बोर्ड ने बहुत अच्छा किया कि जिस चीज़ से तय किया था क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उससे नहीं पूछा। ठीक है। उसके बाद है श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है, 1 इकाई पर 10 है, सीमांत जानना है। तो बताइए, स्पष्ट कर रहा है कि हम जब कितना श्रम लगा रहे हैं, इधर श्रम ले लीजिए, यानी लेबर। श्रम को किससे दिखाइएगा? एल से। तो एल मेरा 2 है, ठीक है। और इसमें टोटल प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो हो रहा है कितना हो रहा है? 22। 2 लेबर मिलकर के 22 कर रहा है। फिर कह रहा है 1 इकाई लगाने से 10, यानी जिसमें 1 लेबर लगा रहे थे तो उसमें कितना हो रहा था? 10। तो यहाँ पर एमपी निकालना है, यानी सीमांत उत्पादन निकालना है। तो शुरू में 1 लेबर है, यह 10 हो रहा है। तो यहाँ पर तो जब लेबर 0 होगा इसके ऊपर तो ये भी 0 होगा, यानी 1 लेबर जब हम लगाएंगे यानी 0 से 1 करेंगे तो ये 0 से 10 हो गया, यानी एमपी यहाँ 10 हुआ। फिर 1 से 2 1 लेबर और बढ़ाए थे, कितना हो गया? 10 से 22 यानी कि 12 हो गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि श्रम की 2 इकाई लगाने पर इतना है, 1 इकाई पर इतना है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा? तो इसका मतलब है पहला का नहीं पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। समझ गए? 2 इकाई पर 22 है, 2 इकाई पर 22 है, 1 इकाई पर 10 है। तो किसका पूछ रहा है? 1 इकाई का सीमांत उत्पादन पूछ रहा है कि 2 इकाई का? ये तो क्लियर किया ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप इसी को मारिए, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि जिसमें 0 था इकाई यानी श्रम 0 लगा तो उत्पादन भी 0 हुआ, इसका चर्चा ही नहीं किया। हम अपने से बता रहे हैं 0 पर 0 एल हुआ तो 0 प्रोडक्शन होगा। ये सीधा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि 1 पर 10 इकाई का उत्पादन है, 2 पर 22 हो रहा है, यानी सीमांत उत्पादन इसका पूछ रहा है कि 1 से 2 साधन करने के बाद कितना उत्पादन बढ़ा? 10 से 22 हुआ, यानी 12 बढ़ा है, यानी इसका आंसर 2 ही मारिएगा, 12। उसके बाद है एक वित्त मंत्री वैसी वस्तु पर कर की दर में वृद्धि कर सकता है जिसकी मांग की कीमत लोच होता है। देखो, टैक्स कोई भी बढ़ाएगा, सरकार बढ़ाती है। टैक्स क्यों बढ़ाती है? टैक्स जब कम लग रहा होगा उससे सरकार का काम नहीं चल पा रहा होगा, तभी ना सरकार टैक्स बढ़ाती है, इसलिए कि ताकि पैसा इनकम बढ़ जाए। समझ गए? रेवेन्यू बढ़ जाए। तो बताओ, इस उद्देश्य से टैक्स बढ़ा रही है सरकार कि हमारा इनकम बढ़ जाए। तो जब अधिक लोचदार होगा तो समझते हैं ना, 1 से अधिक होना मतलब ईडी ग्रेटर देन 1 होना, 1 से कम होना यानी ईडी लेस देन 1 होना। 1 से कम आवश्यक वस्तु का होता है, 1 से अधिक आवश्यक वस्तु नहीं होता है वो। ठीक है। तो सवाल उठता है कि जो आवश्यक वस्तु होता है उसका कीमत बढ़ भी जाता है तो मांग में कमी नहीं आती है। तो सरकार देख रही है कि जो आवश्यक वस्तु है उसका कीमत बढ़ा देंगे, या जो भी वस्तु हो जिसके कीमत बढ़ा देने से मांग में बहुत कम कमी आ रही है, नहीं कमी आ रही है, तो सरकार सोचती है अगर इसमें टैक्स बढ़ा देंगे तो भी तो कस्टमर घटेगा नहीं, यानी मांग तो होते रहेगा, तो इससे सरकार को फायदा हो जाएगा। लेकिन वही अगर अधिक लोचदार होगा, इस टाइप वाला होगा, तो सरकार जितना रेट बढ़ा करके टैक्स ज़्यादा वसूल ना करना चाहेगी, उससे ज़्यादा मांग ही वस्तु का घट जाएगा। जब वस्तु बिकेगा ही नहीं तो सरकार को टैक्स कहाँ से आएगा? इसलिए जो अधिक लोचदार होता है उस पर टैक्स बढ़ाती नहीं है बल्कि घटाती है, और जो कम लोचदार होता है उस पर सरकार टैक्स बढ़ाती है। यानी इसका आंसर होगा 1 से कम, ईडी लेस देन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई, देखिए बोला था कि हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं, लेकिन माप की इकाई की बात कर रहा है, यानी कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर लिख सकता है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो होगा वो होगा यूटिल्स। इसका सही आंसर 1 आप मारिएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 में क्या है? किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत में कैसा संबंध होता है? तो पूर्ति की मात्रा और उसके कीमत में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका मतलब है कि कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। पूर्ति वक्र ऐसा होगा, आप फिर से देख सकते हैं, ये ऐसे रहेगा पूर्ति वक्र इसका, और ये पूर्ति वक्र हो गया, या कीमत जैसे P है तो मांग Q हो रहा है, कीमत बढ़ के P1 होगा, तो पूर्ति भी बढ़ करके क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। यानी कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। इसका मतलब है कि पूर्ति
वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच पूर्ति और कीमत के बीच कैसा संबंध होगा, वो प्रत्यक्ष संबंध होगा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की पूर्ति और कीमत के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। यही मांग रहता तो मांग और कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। और अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर में आते हैं, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि को क्या कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपयोगिता। ये डेफिनेशन भी होता है, उपयोगिता की परिभाषा पूछे, यूटिलिटी का परिभाषा, तो यही लिखना चाहिए कि किसी वस्तु की वह शक्ति जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, उसे क्या कहते हैं, उपयोगिता कहते हैं। तो ये आपका 40 का सही आंसर हुआ। आप लोग मिला लीजिए पूरे 1 से लेकर के 40 तक कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग बताइए कि हाँ मेरा 40 सही हुआ या 30 सही हुआ या 35 सही हुआ, कितना आप लोग स्कोर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी विद्यार्थी अभी 10 में हो या 11 में हो, वैसे विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखें ताकि आपको 12 में काम दे। और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स जिसमें पूछने की संभावना हो, तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछता है, आप लोग इसको देखें। और आगे मैं टर्म 2 का वीडियो लेकर के आऊँगा, आप लोग देख सकते हैं टर्म 2 में यही वीडियो आप लोग को लेकर के आ रहा हूँ कुछ देर में। लेकिन तब तक आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।